सिक्किम का इतिहास। महाशक्तियों भारत और चीन के बीच तनाव के क्षेत्र में नामग्याल चोग्याल राजवंश के तहत सिक्किम 1642 से 1975 तक एक बौद्ध राज्य था। समय समय पर सिक्किम के छोटे से राज्य को नेपाल के हमलों से खुद का बचाव करना पड़ता था। 1835 में दार्जिलिंग, जो पहले सिक्किम का हिस्सा था, ब्रिटिश भारत द्वारा कब्जा कर लिया गया था और उसी समय सिक्किम एक संरक्षित राज्य बन गया था। अंग्रेजों ने नेपाली श्रमिकों की मदद से दार्जिलिंग में पहला चाय बागान लगाया और दार्जिलिंग को इंग्लैंड में तैनात ब्रिटिश सैनिकों के लिए एक वैकल्पिक प्रशासनिक स्थान में बदल दिया, जहां कोलकाता की तुलना में अधिक सुखद जलवायु थी। सिक्किम ने 1918 में स्वतंत्रता प्राप्त की। 1947 में अपनी स्वतंत्रता के साथ भारत ने एक साथ सिक्किम के लिए संरक्षित क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। हालांकि विदेश नीति और राष्ट्रीय सेना की जिम्मेदारी भारत को सौंप दी गई। जब 1955 में नया संविधान लागू हुआ तो सिक्किम का राजनीतिक प्रभाव बहुत सीमित हो गया। 1973 में नौकरशाहों ने राजशाही को खत्म करने की योजना बनाई। भारत ने अपने हिस्से में अपना प्रभाव बढ़ाया। 1975 में 12वें चोग्याल राजा पाल्डेन थोडुप नामग्याल को उखाड़ फेंका और सिक्किम पर कब्जा कर लिया। इस तरह सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। शमन और आत्मनिर्भर लोग। लेप्चा। लेप्चा सिक्किम के मूल निवासी हैं। लेप्चा अपनी भूमि को न्येमालले अर्थात स्वर्ग कहते हैं। अपनी भाषा में लेप्चा खुद को मुतांची कहते हैं। माँ पृथ्वी पर सबसे प्यारे लोग। साहित्य में उन्हें शांतिपूर्ण और शर्मीले लोगों के रूप में वर्णित किया गया है। उनकी अपनी भाषा और लेखन है। वे खेती करते हैं और उनमें से कुछ आज भी शिकारी संग्राहक हैं। लेप्चा लोगों के बीच आज भी शमनवाद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सवालों या समस्याओं के लिए बोमथिंग, शामन या मून शामन से सलाह ली जाती है। हर साल लेप्चा शमन आज भी प्रकृति, औषधीय जड़ी बूटियों और संरक्षक देवता माउंट खंगचेन दजोंगा के प्रति अपनी कृतज्ञता और श्रद्धा दिखाने के लिए काबी लुंगचोक में इकट्ठा होते हैं। आत्मनिर्भरता, कृषि, शिकार, मछली पकड़ना और इकट्ठा करना अभी भी ग्रामीण इलाकों में लेप्चाओं के लिए आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। आज अधिकांश लेप्चा किसान हैं और शिकार, मछली पकड़ने और इकट्ठा करने सहित आत्मनिर्भर हैं। लेप्चाओं का गढ़ सिक्किम के उत्तर में झोंगू में स्थित है। ये लोग सिक्किम के साथ साथ दार्जिलिंग और कलिम्पोंग के आसपास के इलाकों में छोटे छोटे गांवों में बिखरे हुए रहते हैं। हम लेप्चा गांवों का दौरा, लोक नृत्य प्रदर्शन और लेप्चा गांवों में घर के मेहमान के रूप में रात भर ठहरने का आयोजन करते हैं। अनुरोध पर हम एक लेप्चा जादूगर के साथ बातचीत को एकीकृत करते हैं। भूटिया। तिब्बत से आगे बसे किया। तिब्बती मूल के भूटिया सिक्किम में दूसरे सबसे पुराने जातीय समूह हैं और 9वीं शताब्दी में सिक्किम में प्रवास करना शुरू कर दिया था। उन्होंने 1642 में काबी लॉन्गचौक में लेप्चा के साथ गठबंधन किया। तिब्बती निंगमा स्कूल के बौद्ध धर्म को पेश किया। निंगमा मंदिरों और मठों का निर्माण किया और सिक्किम को एक राज्य में एकीकृत किया। गोम्पा, मठ और लामा भिक्षु भूटिया के दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अधिकांश मठ स्थानीय आबादी के दान के कारण मौजूद हैं। आज भी कुछ भूटिया परिवार दूसरे बेटे के मठ में प्रवेश की सिक्किमी परंपरा का पालन करते हैं। अप्रवासी चावल किसान। नेपाली। 19वीं सदी के बाद से नेपाल से जातीय समूहों का प्रवास काफी बढ़ने लगा। नेपाली जातीय समूह सिक्किम में चावल की खेती और इलायची की व्यावसायिक खेती लेकर आए। हालांकि इससे सिक्किम की कृषि में काफी सुधार हुआ, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप कटाव और जंगलों का विनाश भी हुआ। नेपाली जातीय समूहों में लिंबू सिक्किम का तीसरा सबसे पुराना जातीय समूह है। उनकी अपनी भाषा और लिपि है और उनका धर्म बौद्ध धर्म और शैव धर्म का मिश्रण है। शेरपा, तमांग और गुरुंग को छोड़कर बाकी नेपाली हिंदू हैं। नेपाल से बढ़ते आप्रवास के परिणाम स्वरूप आज सिक्किम की आबादी में मुख्य रूप से नेपाली जातीय समूह शामिल हैं, जबकि लेप्चा और भूटिया सिक्किम में अल्पसंख्यक हैं। नेपाली सिक्किम की भाषा है, हालांकि भूटिया और लेप्चा अभी भी कुछ क्षेत्रों में बोली जाती हैं। अन्य जातीय समूह बिहारी, बंगाली और मारवाड़ी। सिक्किम में बिहारी, बंगाली और मारवाड़ी अन्य प्रवासी समुदाय हैं। इसके अलावा चीन द्वारा तिब्बत पर आक्रमण के बाद से
सिक्किम कई तिब्बती शरणार्थियों के लिए दूसरा घर रहा है। हमारे सांस्कृतिक दौरे आपको हमारे व्यापक व्यक्तिगत संपर्कों के माध्यम से देश और उसके लोगों के बारे में गहरी जानकारी देते हैं। हमारे साथ विभिन्न जातीय समूहों के गांवों का दौरा करें, किसानों, कारीगरों, लामाओं, भिक्षुओं और जादूगरों से मिलें। स्कूलों, मंदिरों और मठों का दौरा करें। हमारे टूर गाइड स्थानीय हैं, उन्हें स्थानीय ज्ञान है और वे हमारे मेहमानों की ज़रूरतों से परिचित हैं और अनुरोध पर हम एक हाउस गेस्ट के रूप में विभिन्न गांवों में रात भर ठहरने की व्यवस्था कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।